हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th के डे 17 की शुरुआत। मिरेकल सीरीज़ में हम लोग 45 वीडियोस के अंदर पूरी की पूरी 11th की फिजिक्स निपटाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स शुरू करी थी और बेसिक पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बारे में। आज हम लोग एक स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो तो मोशन को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे स्टडी किया जा सकता है, वो हमारा मेन फोकस होगा। और इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बेसिकली प्रॉब्लम्स के थ्रू सीखने वाला वीडियो होगा। मज़ा आएगा आपको काफ़ी, राइट। हमारी इस सीरीज़ का टारगेट है आपका फियर ऑफ फिजिक्स रिमूव करना, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो आप कोई सा भी एग्जाम फोड़ सकते हो। आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट भी फोड़ सकते हो, जेई का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। इस सीरीज़ को आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। मेरा काम है आपका फिजिक्स का डर दूर करना और बहुत कम समय के अंदर फिजिक्स को इफेक्टिवली कैसे कंप्लीट किया जा सकता है ये आपको सिखाना, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास में कुछ इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को आप हथियार की तरह यूज कर सकते हो। उन इक्वेशंस की मदद से अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके बारे में जो भी कुछ आपसे पूछा जा रहा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दीज इक्वेशंस। तो कौन कौन सी इक्वेशंस है? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल होती है। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर के इक्वल होता है। और थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। एंड फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप किसी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर, मतलब फर्स्ट सेकंड के अंदर, सेकंड सेकंड के अंदर, थर्ड सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करी जा रही है पार्टिकल के द्वारा वो फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड सेकंड का मतलब क्या हो गया? द टाइम बिटवीन, थर्ड सेकंड का मतलब हो गया 2 सेकंड के खत्म हो जाने के बाद और तीसरे सेकंड के खत्म होने से पहले उस ड्यूरेशन के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करी गई है। तो उसके लिए भी आपके पास में इक्वेशन है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2n-1। n वो सेकंड है जिसके अंदर हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये 4 इक्वेशंस हमारे बेसिकली 4 हथियार हो गए और इन्हीं हथियारों को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो हमें सीखना है। और इन्हीं के बेसिस पे आप काइनेमेटिक्स की कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। शर्त बस ये है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है, s nth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है और t यहाँ पर टाइम है। सारे के सारे सिंबल्स हमें ऑलरेडी पता है इनकी मीनिंग क्या है। अब अपन बात करते हैं कि इन इक्वेशंस को आखिर में हम प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल रूल है, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको एक सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना है। अगर आपकी मोशन हॉरिजॉन्टल है तो आप लोग क्या करो, किसी भी एक पॉइंट को ऑरिजिन मान लो, जो ये वाली डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उनको आप पॉजिटिव लोगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उनको आप नेगेटिव लोगे। अगर आपकी वर्टिकल मोशन है तो आप एक फिक्स पॉइंट ले लो ऑरिजिन, ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ले लो और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी वो पॉजिटिव मानी जाएंगी और नीचे वाली क्वांटिटीज़ के अंदर, नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी वो नेगेटिव मानी जाएंगी। तो इन इक्वेशंस को अप्लाई करने से पहले आपको बेसिकली ये साइन जो है वो डिसाइड कर लेना है कि मैं जो वैल्यूज़ रखने वाला हूँ वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस रूल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया कि आपको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है, या वर्टिकल के केस में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, बट अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो मेरा बताया हुआ रूल याद रख लेना, है ना, जो कि हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम है ना उसके अंदर हम देखेंगे कि किन किन क्वांटिटीज़ के बारे में बात करी जा रही है। तो आप नोटिस करो हर इक्वेशन के अंदर 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर v, u, a और t इन्वॉल्व है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर s, u, t और a इन्वॉल्व है, और थर्ड इक्वेशन के अंदर v, u, a और s इन्वॉल्व है। तो पक्का आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना उनके अंदर इनमें से 3 क्वांटिटी आपको दी जाएगी
और चौथी क्वांटिटी पूछी जाएगी। तो आपको बस केवल और केवल यही फिगर आउट करना है कि कौन सी 3 क्वांटिटीज़ हमें दे रखी है और कौन सी चौथी क्वांटिटी हमें पूछी गई है। और फिर आपको देखना है कि वो चारों क्वांटिटीज़ किस ग्रुप के अंदर है। जिस ग्रुप के अंदर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशन अप्लाई करनी है। और फोर्थ इक्वेशन कब अप्लाई करनी है ये तो आपको डायरेक्ट ही पता पड़ जाएगा जब आपको nth के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 2 सिंपल से रूल है और इनको यूज़ करके आप ये पता कर सकते हो कि किस प्रॉब्लम के अंदर कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। मैंने देखा है अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, उन्हें इक्वेशंस तो पता होती है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब जी ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है इसके अंदर हम कौन सी इक्वेशन लगाएं, वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते। अब मैंने आपको 2 बहुत आसान रूल बता दिए, आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि सर ये तो आपने डायरेक्ट हमें हथियार बता दिए, ये हथियार बने कैसे, मतलब इन इक्वेशंस को डिराइव कैसे किया गया वो भी हमें बता दो। तो ये इक्वेशंस कहाँ से आई है? अरे यार वहीं से आई है जो चीज़ें हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी। जैसे हमें कह दिया गया है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यही तो शर्त है हमारी। तो हमने उसको मान लिया a, ये क्या है? कांस्टेंट है। चलो भाई ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? dv डिवाइडेड बाय dt के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? a के इक्वल हो जाएगी। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि आप डिफरेंशियल्स को क्या कर लेते हो? सेपरेट कर लेते हो ताकि आप इंटीग्रेशन कर सको। तो इधर आप वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे और इधर आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। तो शुरुआत में जब t = 0 था तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी को आपने माना है u, और जब टाइम t हो गया तो आपने फाइनल वेलोसिटी को माना है v। इसको कैपिटल T ले लो, ठीक है ना, हमने कैपिटल T यूज़ किया। तो देखो dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो सिंपली हो जाएगा v। अभी आप लिमिट्स रखोगे u से लेके v तक, a क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली t, और लिमिट्स आप रखोगे 0 से लेके t तक। तो आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई, v माइनस यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस at। इस तरीके से आप पहली इक्वेशन को आसानी से डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लोगे यहाँ तक। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन। अगर कोई पूछे बताओ सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन क्या होगी, तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो मैंने बताया था अगर आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए तो आप डिस्प्लेसमेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। और कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो आप कर रहे हो 0 से लेके कैपिटल T तक। अब v की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में है, क्या है v की वैल्यू आपके पास में? u प्लस at। इसका इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके t तक। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, पहली वाली टर्म है u टाइम्स dt। अब u तो कांस्टेंट आपको गिवन होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा u टाइम्स t, लिमिट रखोगे 0 से लेके कैपिटल T, फिर a कांस्टेंट है और t टाइम्स dt, तो t की पावर 1 है, इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट रखोगे 0 से लेके कैपिटल T। तो आपका ये आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग चाहें तो सेकेंड इक्वेशन को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। कोई पूछे कि सर थर्ड इक्वेशन आप डिराइव करके बताओ, थर्ड इक्वेशन किस तरीके से आई है, ठीक है ना। तो थर्ड इक्वेशन अपन डिराइव करते हैं फटाफट से। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है? हमें बेसिकली वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को आपस में रिलेट करना है। तो यानी कि हम यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह रखेंगे v टाइम्स डी बाय डी एक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। तो v dv हो जाएगा आपका a टाइम्स डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो यहाँ पे u से लेके v तक, और यहाँ पे 0 से लेके s तक। हम ये मानते हैं कि हमारा पार्टिकल शुरू में ओरिजिन पर था। तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट रखोगे फ्रॉम u टू v, a तो कांस्टेंट है, dx का हो जाएगा सिंपली x, लिमिट रखोगे 0 से लेके s। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a टाइम्स s। और इसको जब रीअरेंज करोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा, और v स्क्वायर हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से आप आसानी से थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर सकते हो। तो ये डेरिवेशन केवल और केवल स्कूल वगैरह के अंदर आपसे पूछी जा सकती है, अदरवाइज इन डेरिवेशंस का कोई इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें तो इन इक्वेशंस को यूज़ कैसे करना है
वो सीखना है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। मैंने आपको बताया था इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसके बहुत सारे केसेस हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्यों हो गया? क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, उसको स्मॉल g के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आपको अगर कह दिया जाए तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं कहा जाए तो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अगर कैलकुलेशन आसान बनानी है या क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर रखा है तो आप इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो। डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा इसकी डाउनवर्ड्स होती है। आप जब भी किसी चीज़ को फेंकते हो तो आप देखते हो कि वो किसी पर्टिकुलर हाइट पर जाकर वापस से आने लगता है, मतलब एक फोर्स है जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुल कर रहा है। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सिनेरियोज हैं, उनको एक एक करके अपन स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सिनेरियो क्या है? इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, एक बॉल है उसको आपने h हाइट से ड्रॉप किया है, जस्ट ड्रॉप किया है, देन आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि वो ज़मीन से टकराने में कितना टाइम लेगी। अब यहाँ पे आपको फंडा ध्यान रखना है कि आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आपकी बॉल है, इसको जस्ट ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? g। तो साइन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? -g आ जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने नेगेटिव ली है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। कितना हो रहा है? h। जितनी हाइट से आपने ड्रॉप किया है उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? -h हो जाएगी। तो आप ये नोटिस करो कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है। आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है -h, एक्सेलरेशन दे दिया गया है -g, इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है 0 और टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ये चारों वेरिएबल्स कौन सी इक्वेशन के अंदर आते हैं? सेकंड इक्वेशन के अंदर। हमें पता पड़ गया कि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सबकी वैल्यूज़ रखोगे, s की जगह रख दिया -h, u की जगह रख दिया 0 तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, हाफ a की जगह रख दिया -g तो नेगेटिव साइन आ गया और t की जगह तो t रखा हुआ ही है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन चला जाएगा और टाइम की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। आपको हाइट गिवन है, आपको g की वैल्यू पता है, यूज़ करके आप आसानी से टाइम निकाल सकते हो। तो अब आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि अगर इतनी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो इतने टाइम बाद में वो जाके ज़मीन से टकराएगी। दिस इज पावर ऑफ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, देन विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अगर इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो ज़मीन को टकराते समय किस पर्टिकुलर वेलोसिटी से टकराएगी, या किसी भी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आपको वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो अपन ज़मीन से टकराते समय निकालते हैं, उसी को यूज़ करके आप बाकी अदर क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो अब की बार आपको क्या दे रखा है? आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है -h, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है -g, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 और अब की बार आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ज़मीन से टकराने से पहले। तो आपको पता पड़ गया कि यार ये चारों के चारों वेरिएबल तो थर्ड इक्वेशन के अंदर आते हैं, यानी कि हमें थर्ड इक्वेशन अप्लाई करनी है। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये हो जाएगा v², u की जगह रख दिया 0, ट्वाइस एक्सेलरेशन की जगह रख दिया -g, s की जगह रख दिया -h, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो v की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? √2gh आ जाएगी। आपको हाइट और g इन दोनों की वैल्यू पता है, आप आसानी से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो जिससे वो टकराने वाला है ज़मीन से जाके। और आगे देखो, if a ball is dropped from height h, then the ratio of distances covered in first second, third second, तो जो consecutive सेकेंड्स हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस कवर करी जा रही है उनका रेशियो कितना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहीं पे आपको एक्सेलरेशन का रोल नज़र आएगा। एक्सेलरेशन क्या कर देता है? वेलोसिटी को बढ़ा देता है। तो हर सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करी जा रही है ना वो बढ़ जाएगी। आपने नोटिस किया होगा सेकंड इक्वेशन के अंदर s जो है वो टाइम के स्क्वायर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। इसका मतलब आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेम टाइम पीरियड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करी जा रही है वो भी बढ़ जाएगी। खैर हमारे पास में तो इक्वेशन ही है। तो हमें अब की बार दे दिया गया है कि बॉल को ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कितना है? -g। तो अगर हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास में इक्वेशन है u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2n-1। तो u की जगह तो हमने रख दिया 0, a की जगह रख दिया -g डिवाइडेड बाई 2
ट्वाइस ऑफ n, फर्स्ट सेकंड के बारे में n की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 1 रखेंगे, तो 2 - 1 1 रह जाएगा, अल्टीमेटली मिलेगा आपको -g/2। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। हमें तो चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हम लोग इसका साइन हटा देंगे, तो डिस्टेंस जो होगी फर्स्ट सेकंड के अंदर कवर करी गई वो हो जाएगी g/2। कोई पूछे बताओ सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो n की जगह 2 रख देंगे, तो u 0 रख दिया, a - g रख दिया, n की जगह 2 रख दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया -g/2। साइन हटा दोगे तो डिस्टेंस पता पड़ जाएगी 3g/2। तो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ऑड मल्टीपल्स आ रहा है g/2 का, यानी कि थर्ड सेकंड के अंदर आ जाएगा 5g/2, फोर्थ सेकंड के अंदर आ जाएगा 7g/2। यानी कि आप देख रहे हो कि जो रेशियो मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑड नंबर्स का रेशियो, 1:3:5:7:9। तो आप देख रहे हो कि अगर फर्स्ट सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी जा रही है तो सेकंड के अंदर उसकी 3 गुना डिस्टेंस होगी 30 मीटर, फिर थर्ड के अंदर उसकी 5 गुना डिस्टेंस होगी 50 मीटर। इस तरीके से डिस्टेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी हर कॉन्जिक्यूटिव सेकंड के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जो हम सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं ना, इसके अंदर बॉल को ड्रॉप नहीं किया जा रहा, अब की बार बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। अब जब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सो इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ सम स्पीड u, आपको स्पीड दे दी गई है कि किस स्पीड के साथ में ऊपर फेंका जा रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीच मैक्सिमम हाइट, तो ये धीरे धीरे अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब की बार आपको बॉल दे रखी है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई क्वांटिटी होती है तो पॉजिटिव होती है, तो हमारा u जो होगा वो पॉजिटिव u के इक्वल हो जाएगा, है ना। हमारा जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नेगेटिव g। अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है तो पॉजिटिव h max। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर क्योंकि बॉल स्टॉप हो जाती है, इसका मतलब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है हमें, एक्सेलरेशन दे दिया गया है -g, फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव u क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में। अब की बार आपको टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने वाला टाइम निकालना है। देखो a, u, v और t ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आते हैं, तो अब की बार अपन फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सीधा सीधा तरीका काम कर रहा है ना, हम लोगों को डायरेक्ट पता पड़ जा रहा है कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो अब की बार हम लोग अप्लाई करेंगे v = u + at। तो v हो गया हमारा 0, u की जगह हमने रख दिया पॉजिटिव स्मॉल u, a की जगह रख दिया हमने -g और t की जगह हमने रख दिया t टॉप, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, u/g। अब जितना टाइम टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगेगा उतना का उतना ही टाइम वापस जमीन तक आने में लगेगा। तो कोई पूछे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा जब तक बॉल आपकी हवा में रह रही है, तो जस्ट इसका डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ u/g, ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। सेकेंड सिनेरियो है आपका, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ सम स्पीड u, देन व्हाट मैक्सिमम हाइट इट विल असेंड। कितने ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट तक आपकी बॉल जाएगी। तुम जितनी ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे उतनी ज़्यादा हाइट तक जाएगी, ये तो पता पड़ गया, लेकिन क्या रिलेशन है एग्जैक्टली हाइट और स्पीड के अंदर वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर तुम स्पीड को डबल कर दोगे तो क्या हाइट भी डबल हो जाएगी या 4 गुना हो जाएगी, ये सब कुछ हमें पता करना है, ठीक है ना। तो अब की बार हमें क्या क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है -g, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी पॉजिटिव u, और अब की बार हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया पॉजिटिव h max, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता पड़ गया a, v, u और s ये थर्ड इक्वेशन के अंदर आते हैं, तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, यानी कि v² = u² प्लस ट्वाइस ऑफ a टाइम्स s। यहाँ पर v की जगह तो 0 रख दिया, u की जगह स्मॉल u रख दिया, उसका स्क्वायर हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन हो गया -g और h max हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से h max की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी u² / 2g। आप नोटिस कर रहे हो कि जो आपकी मैक्सिमम हाइट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हो बॉल को उसको डबल कर दोगे तो आपकी हाइट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 4 गुना हो जाएगी। ट्रिपल कर दोगे तो 9 गुना हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर पता चल चुकी है, ठीक है। तो यार ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है ना अभी,
इन सारी छोटी छोटी बातों को मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात भी ये है कि जो हमने सिंपल से रूल्स पढ़े हैं, केवल और केवल उनको अगर आपने ढंग से अप्लाई करना सीख लिया तो आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, भले ही वो सिंपल हो या एडवांस्ड हो। तो इस चीज़ को अपन वेरीफाई करेंगे ढेर सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, A man walks 30 meter towards north, 20 meter towards east and last 30 root 2 meter towards southeast. The displacement from origin is, तो यहां पे हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रेक्टिलिनियर मोशन हो तो हमें वेक्टर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर प्लेन के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर मोशन हो रही हो तो फिर हमें वेक्टर्स यूज करना पड़ता है। तो यहां पर भी क्योंकि मोशन हो रही है प्लेन के अंदर तो हमें वेक्टर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा नक्शा बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये हो गई हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ जो है वो हो गया हमारा पॉजिटिव जे कैप, साउथ जो है वो हो गया हमारा नेगेटिव जे कैप, और ईस्ट डायरेक्शन हो गई हमारी पॉजिटिव आई कैप एंड वेस्ट डायरेक्शन हो गई हमारी नेगेटिव आई कैप, राइट। तो हमारा पहला जो डिस्प्लेसमेंट है S1 वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब 30 टाइम्स जे कैप। जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब 20 टाइम्स आई कैप। अब आप पूछोगे सर साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, तो साउथ वेस्ट हो जाएगी आपकी, साउथ का मतलब माइनस जे कैप एंड वेस्ट का मतलब माइनस आई कैप। क्या यही साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी? आप बोलोगे सर डायरेक्शन का मतलब तो होता था यूनिट वेक्टर, और ये जो आप बता रहे हो ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मतलब हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, आई कैप का कोफिशिएंट है -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1, जे कैप का कोफिशिएंट है -1, स्क्वायर करेंगे तो +1, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस जे कैप माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय √2। माइनस आई पहले रख दो, माइनस जे बाद में रख दो। तो अब हमारा जो तीसरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 30 √2 और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -30 आई कैप माइनस 30 जे कैप। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। अब आप बोलोगे सर हम तो डिस्प्लेसमेंट निकालते थे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहां पे हमें फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो फिर भी पता है कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, बट फाइनल पोजीशन नहीं पता। तो यहां पे अपन दूसरा फंडा यूज करेंगे, हम टुकड़ों में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन सबको ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और वेक्टर एडिशन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ऑलरेडी वेक्टर की फॉर्म में पता ही है। तो ये हो जाएगा 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप माइनस 30 आई कैप एंड माइनस 30 जे कैप। तो 30 जे कैप से 30 जे कैप चला गया, आपका आंसर आ जाएगा -10 आई कैप, मतलब 10 मीटर माइनस आई कैप डायरेक्शन में। और माइनस आई कैप डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन, तो टुवर्ड्स वेस्ट। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक of radius r in 20 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो 2 minutes 20 seconds का मतलब हो गया 120 plus 20 that is 140 seconds। तो इतने टाइम के अंदर उसके 7 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 7 राउंड्स हो गए आपके कंप्लीट। और आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वही क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आ जाएगा फाइनली। और क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस is covered in 2 equal time intervals with speed 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during this motion is. अब यहां पे फंडा क्या है कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का मतलब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ना तो हमें टोटल डिस्टेंस पता है ना हमें टोटल टाइम पता है,
तो जो चीज़ पता है उसकी फॉर्म में अपन टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हम टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं 2s। तो आधी डिस्टेंस एंड आधी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 2s हो गई। तो हमें कहा गया है कि आधी डिस्टेंस तो कितनी स्पीड के द्वारा कवर करी जा रही है, 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर जो टाइम लगेगा t1 वो कितना हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस है आपकी s, तो डिस्टेंस को अपन किससे डिवाइड कर देंगे, स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो s डिवाइडेड बाय 12 मीटर पर सेकेंड, तो s डिवाइडेड बाय 12 सेकेंड्स हमारा टाइम आ जाएगा आधा। फिर जो अदर हाफ डिस्टेंस है उसको दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया गया है। पहले स्पीड स्लो है तो पहली जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, वो हो जाएगी 4.5 टाइम्स t, एंड दूसरी डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी 7.5 टाइम्स t। यहां पर इक्वल टाइम इंटरवल यूज किया है, तो हर इक्वल टाइम इंटरवल को हमने स्मॉल t मान लिया। अब देखो इस डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये दोनों मिला के किसके इक्वल हो जाएगा, s के इक्वल। चलो इसको यूज करते हैं, तो 4.5t प्लस 7.5t किसके बराबर हो जाएगा, s के इक्वल, मतलब 12t हो जाएगा s के इक्वल, मतलब t हो जाएगा आपका s डिवाइडेड बाय 12। ये चीज़ हमें पता पड़ गई। तो अब हम टोटल टाइम पता लगा सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t, इसका मतलब s डिवाइडेड बाय 12, s डिवाइडेड बाय 12, s डिवाइडेड बाय 12, मतलब 3s डिवाइडेड बाय 12, मतलब s डिवाइडेड बाय 4। और टोटल डिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी पता कर रखी है, हमने खुद ने ही ली थी, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 2s। तो अब आपकी एवरेज स्पीड पता पड़ जाएगी आपको। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस दैट इज 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज s डिवाइडेड बाय 4। s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका प्रॉपर मेथड। अब मैं आपको दो ऐसे फॉर्मूलाज बता रहा हूं, उनको यूज करके आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, दो अलग अलग केसेस ध्यान रखो। पहला वाला केस क्या है, जिसमें अलग अलग वेलोसिटीज के साथ में इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, t टाइम इंटरवल के लिए v1 वेलोसिटी और t टाइम इंटरवल के लिए v2 वेलोसिटी। तो यहां पे डिस्टेंस हो जाएगी v1 मल्टीप्लाइड बाय t और यहां पे डिस्टेंस हो जाएगी v2 मल्टीप्लाइड बाय t। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय t। तो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस दैट इज v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ t, t से t कैंसिल आउट हो गया, तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल वाला फंडा यूज किया जाता है तो आप ये वाला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। केस 2 देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि इक्वल डिस्टेंस, मतलब एस डिस्टेंस चल रहा है v1 स्पीड से और एस डिस्टेंस चल रहा है v2 स्पीड से, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा v1 डिवाइडेड बाय s और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा s डिवाइडेड बाय v1, यहाँ पे टाइम लगेगा s डिवाइडेड बाय v1 और यहाँ पे टाइम लगेगा s डिवाइडेड बाय v2, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका s आ गया कॉमन 1/v1 प्लस 1/v2, मतलब s टाइम्स v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 ये आपका टोटल टाइम आ गया। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस ऑफ s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, s टाइम्स v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v2। s से s कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो अगर इक्वल डिस्टेंस वाला फंडा यूज किया जा रहा है तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन में दोनों ही हैं। अगर इस क्वेश्चन का अदर हाफ देखोगे आप तो उसमें इक्वल टाइम इंटरवल की बात करी जा रही है, हमें v1 और v2 गिवन है। तो हमारा एवरेज स्पीड वेलोसिटी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों स्पीड्स को ऐड कर दो, 4.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। एंड फिर ओवरऑल अगर अपन देखें तो उसमें इक्वल डिस्टेंस वाला फंडा यूज किया गया है। आधी डिस्टेंस 12 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड से और आधी डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 12 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 दैट इज ट्वाइस ऑफ 12 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 18। 6 से 3 टाइम्स गया
4 टाइम्स गया, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब इन दोनों फॉर्मूलाज को आप डायरेक्ट फैक्ट के तौर पर यूज कर सकते हो। देखो कैसे, अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस वाला फंडा यूज करना है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस वाले फंडे के अंदर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती थी, ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 बताया था मैंने, यानी कि ट्वाइस ऑफ 40 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 करोगे तो 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 करोगे 48 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन 20 सेकेंड्स के लिए चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड्स के लिए चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड और अगले 20 सेकेंड्स के लिए चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा वाला फंडा यूज करना है, हमें इक्वल टाइम इंटरवल वाला फंडा यूज करना है। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, सारी वेलोसिटीज को ऐड कर दो और एवरेज निकाल दो। तो यहाँ पे 3 वेलोसिटीज है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, हमें पोजीशन जो है वो टाइम की फॉर्म में दे रखी है, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और हमें पूछा गया है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा सबसे पहले तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी ds डिवाइडेड बाय dt, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर, 6t स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 12t प्लस 3t का हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 0 और एक्सेलरेशन होता है आपका dv डिवाइडेड बाय dt, यानी कि 6t माइनस 12 हमने फर्दर डिफरेंशिएशन कर दिया। अब एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए, यानी कि टाइम की वैल्यू हो जानी चाहिए 12 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, 2 सेकेंड्स पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आप आसानी से पता कर सकते हो। v इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 2 प्लस 3, 3 इंटू 4 करोगे 12 माइनस 24 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 3 मतलब माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। अब देखो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर वेलोसिटी किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, ये जो ए बी वाला पोर्शन है इसके लिए कांस्टेंट है ना, और सी डी वाला जो पोर्शन है इसके लिए कांस्टेंट है। तो इन दोनों में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये और ये, मतलब ए और सी, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर 10 सेकेंड। तो हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए चाहिए होता है हमें फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे नोटिस कर रहे हो कि t इज इक्वल टू 0 पर जो आपकी इनिशियल पोजीशन है वो कितनी है, 60 मीटर्स है, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर जो आपकी फाइनल पोजीशन है वो कितनी है, 40 मीटर्स है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन दैट इज 40 माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज 60, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 20 मीटर्स। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 10, यानी कि माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन वॉक्स अलोंग ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन हो रही है, ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम इज शोन इन फिगर, हिज डिस्प्लेसमेंट, हिज एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल टाइम। तो अगेन एवरेज वेलोसिटी निकालनी चाहिए तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा।
तो आपकी इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन भी 0 है। क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब आपकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स इन मीटर्स विल बी। तो अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो हमें एरिया निकालना है। ये पहला एरिया हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो फर्स्ट का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल है हाफ, बेस हो जाएगा आपका 2, हाइट हो जाएगी 40 - 20 दैट इज 20, 2 से 2 चला गया 20 मीटर्स। सेकंड रेक्टेंगल है, ठीक है, सेकंड और थर्ड का एक साथ ही निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, ओवरऑल एक रेक्टेंगल बन रहा है, सेकंड प्लस थर्ड एक साथ निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका, टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 3 और टोटल हाइट हो जाएगी आपकी 20 दैट इज 20 × 3 दैट इज 60 मीटर्स। ठीक है, फिर फोर्थ अगेन ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा आपका 1 और हाइट हो जाएगी आपकी 20 यानी कि 10 मीटर। और फिफ्थ का निकालते हैं अपन, तो ये भी ट्राइंगल है हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 बेस हो गया और हाइट हो गई आपकी -40 यानी कि आ जाएगा -20 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो हो जाएगा आपका 20 + 60 + 10 - 20। सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 चला गया, कितना आ जाएगा, 70 मीटर आ जाएगा। और बात करें अगर डिस्टेंस की तो हर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है उसको तो एज इट इज रहने दो, ठीक है, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है उसका मॉड्यूलस ले लो, तो यहाँ पे +20 आ जाएगा। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर/सेकेंड। तो ये हमारा केस 1 हो गया। रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है पता नहीं और टाइम भी हमें नहीं पता। और केस 2 के अंदर अपन देखते हैं, जो पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे वाले के लिए बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। अब की बार रिटार्डेशन हो रहा है तो -4 मीटर/सेकेंड² कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। टाइम हमें अगेन नहीं पता दैट इज t2, हमें टोटल टाइम पता है। तो इसके लिए अपन फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, तो v = u + a × t। तो यहां से t1 की वैल्यू मिलेगी हमें v/2 और इसके लिए जब लगाएंगे अपन तो ये आ जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v -4 × t2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू आ रही है कितनी, v/4। तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका t1 + t2 यानी कि v/2 + v/4 दैट इज 3v/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है टोटल टाइम कितना, 3 सेकेंड। 3 से 3 कैंसिल हो गया, v आ जाएगा आपका 4 मीटर/सेकेंड। यही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो हमें चाहिए थी मैक्सिमम स्पीड अटेंड, कितनी हो जाएगी, 4 मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस हैज एन एक्सेलरेशन दिस। तो हमें एक्सेलरेशन किसकी फॉर्म में दे रखा है, टाइम की फॉर्म में दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्टिकल एट t = 0 है 0 वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन f = 0। तो इसको 0 के इक्वल रखो तो आपको टाइम मिल जाएगा, f0 से f0 कैंसिल आउट हो जाएगा, T। तो हमें इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 0। किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके T तक। और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है f0 - f0 टाइम t/T। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका f0 × t -f0 / T कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। और जब अपन लिमिट्स रखेंगे 0 से लेके T, तो ये आ जाएगा आपका f0 टाइम्स T -f0 टाइम्स T टाइम्स t²/2। 0 0 रखेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, t से t चला गया, f0t -f0 t/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा हाफ f0 टाइम्स t। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल मूव्स
अ डिस्टेंस x, तो हमें x दे रखा है टाइम की फॉर्म में 1/t+5। एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज dx डिवाइडेड बाय dt। तो जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/t+5 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/t+5 का होल स्क्वायर। उसी की फॉर्म में हमें आंसर देना है। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन मतलब dv डिवाइडेड बाय dt। dv डिवाइडेड बाय dt अगर अपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, पावर हो जाएगी -2 जो कि आ जाएगी आगे, और t+5 की पावर हो जाएगी -2 -1, और लिखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय t+5 की पावर 3 आ जाएगा। अब आपने देखा कि 1/t+5 का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो यहां से जो t+5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v, मॉड्यूलस ऑफ v है बट मैं उसको v लिख देता हूं, इसकी पावर हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपन यहां पे रख देते हैं। तो 1/v की पावर हाफ रखेंगे अपन, 2 डिवाइडेड बाय 1/v की पावर हाफ की ओवरऑल पावर 3। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा यहां पर 1/v की पावर 3/2, ऊपर ले जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ v की पावर 3/2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 के। ऐसे मैनिपुलेट करने वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोइंग वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस। तो नोटिस करो वेलोसिटी हमें किसकी फॉर्म में दे रखी है, पोजीशन की फॉर्म में दे रखी है। तो एक्सेलरेशन का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v टाइम्स dv बाई dx, मतलब बीटा टाइम्स x की पावर -2n दैट इज v, और dv बाई dx, तो बीटा पावर आ जाएगी आगे और पावर हो जाएगी -2n -1, और लिखोगे तो -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी हमें दे रखी है टाइम की फॉर्म में, और हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये किसके बराबर हो जाएगा अगर वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में दी जाती है, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, वेलोसिटी का, कहाँ से लेके कहाँ तक, जो टाइम इंटरवल हमें दे रखा है। ठीक है, टाइम इंटरवल दे रखा है हमें 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक। तो a तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² डिवाइडेड बाय 2, b कांस्टेंट है, ये हो जाएगा t³ डिवाइडेड बाय 3। लिमिट्स रखना बाकी है 1 से लेके 2 तक, तो पहले 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, प्लस b टाइम्स 2 का क्यूब दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 3, माइनस 1 रखेंगे तो a डिवाइडेड बाय 2, माइनस 1 रखेंगे तो b डिवाइडेड बाय 3। तो 2a में से a बाय 2 गया तो बचेगा 3a डिवाइडेड बाय 2, और 8b बाय 3 में से b बाय 3 गया तो बचेगा +7b डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट t0 इज 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो हम t0 को इनिशियल इंस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड, ठीक है ना, 5 सेकेंड बाद में देख रहे हैं अपन। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो फाइनल वेलोसिटी हमें दे दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसका यूज करके उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा। फर्स्ट इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू u प्लस a टाइम्स t। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स बिफोर t0। तो आपके पास t0 जो है ना वो फाइनल इंस्टेंट बन गया, उससे 3 सेकंड पहले हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो हमें फाइंड आउट करना है। आपकी बार टाइम हो गया 3 सेकंड, आपकी बार फाइनल वेलोसिटी वो हो गई जो t0 पर है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, और आपकी बार एक्सेलरेशन हमें पता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v u हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हो गया 2, टाइम हो गया 3, 2 इंटू 3 करेंगे 6 को उधर ले जाएंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 seconds. द इनिशियल वेलोसिटी इज, तो अपन केस 1 लेते हैं, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं u, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. हमें फाइनल वेलोसिटी दे दी गई है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड. हमें टाइम दे दिया गया है 2 सेकेंड और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ नहीं है, उसको अपन मान लेते हैं a. केस 2 के अंदर क्या हुआ, केस 2 के अंदर भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी u, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 60 मीटर पर सेकेंड. आपकी बार टाइम दे रखा है 4 और एक्सेलरेशन को अगेन हमने मान लिया a. तो 2 अननोन वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए, दोनों बन जाएगी. चलो इसको बनाते हैं. फर्स्ट इक्वेशन हमें यूज करना है v इज इक्वल टू u प्लस a टाइम्स t, और इसको यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस a टाइम्स t. तो a टाइम्स टाइम t हो गया हमारा कितना, 4. तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हमें बेसिकली जो a है उसको एलिमिनेट करना है. तो इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, तो ये बन जाएगी आपकी 60 इज इक्वल टू 2u, है ना. 60 इज इक्वल टू 2u प्लस 4a, और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 60 इज इक्वल टू u प्लस 4a. अब आप क्या करो, माइनस कर दो इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन को आप माइनस कर दो, तो 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. कुछ और भी आ सकती थी, क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है. नेक्स्ट देखो आप, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यानी कि u हमारा हो गया 0 विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड. a दे दिया गया है 10 फॉर 5 सेकेंड्स, t दे दिया गया है 5 सेकेंड. ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 सेकेंड्स इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द टोटल डिस्टेंस. तो पहले तो इसमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी होगी. सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो s1 आ जाएगा u टाइम्स t, वो तो हो गया 0, हाफ एक्सेलरेशन हो गया 10, t स्क्वायर मतलब 25, 2 से 5 टाइम्स गया तो 125 मीटर आ गया. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो फाइनल वेलोसिटी भी हमें निकालनी है. तो अगेन u हो गया 0, a हो गया 10, t हो गया 5. अब की बार फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालनी है. फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू u, तो हो गया 0, a टाइम्स t मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड. तो अब 10 सेकेंड के लिए वो इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो s2 हो जाएगा आपका कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज 10, यानी कि 500 मीटर. तो ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी s1 प्लस s2, 125 प्लस 500 दैट इज 625 मीटर. ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. इफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर इज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, तो हमारी इनिशियल स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर. ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर की जगह लिख देते हैं अपन 1000, आवर की जगह अपन लिख देते हैं 3600. ओवरऑल रेशियो बनता है आपका 5 डिवाइडेड बाय 18. तो ये याद रख सकते हो, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ये हो जाएगा आपका 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 इंटू 4 इंटू 5 करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल स्पीड है ना. इज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी 0 क्योंकि फाइनली ये रेस्ट पर आ गया. कितने डिस्टेंस के अंदर, 200 मीटर्स डिस्टेंस के अंदर. तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. पता पड़ गया ये चारों वेरिएबल थर्ड इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a आपको निकालना है, और s कितना दे रखा है आपको, 200 दे रखा है. तो a हो जाएगा आपका माइनस का 400 डिवाइडेड बाय 400 दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव साइन हटा दो, ओवरऑल मैग्नीट्यूड पूछा गया. ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. A car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 meter. तो अब की बार स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको 2 मीटर दे रखी है. If the same car is moving with a speed of ये, what is the minimum stopping distance? सेम कार का मतलब है जो ब्रेक की स्ट्रेंथ है वो सेम है, ठीक है. तो इन जनरल देखो क्या होगा,
इन जनरल अगर हमारी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है या स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसको अपन मान लेते हैं कितना, s मान लेते हैं अपन उसको, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से u के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, इसको अपन ले लेते हैं u। आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेगेटिव a, रिटार्डेशन है क्योंकि ब्रेक लगा है ना इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया, अपोजिट साइन में होगा, ठीक है। और इतनी डिस्टेंस के अंदर फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी 0। थर्ड इक्वेशन अगर आप अप्लाई करोगी तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a टाइम्स s। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो u स्क्वायर अपॉन 2a, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर इफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम, कार सेम है, ब्रेक सेम है तब। तो s जो है वो u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप u को कर दोगे क्या, डबल, जैसा कि आपने क्वेश्चन के अंदर करा है, तो आपका s हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब पहले 2 मीटर था, अब की बार कितना हो जाएगा, 8 मीटर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। If a car at rest accelerates uniformly and attains a speed of 42 km per hour in 10 सेकेंड, तो at rest का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 18 से, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड। देन इट कवर्स अ डिस्टेंस s आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये चारों वेरिएबल हमारे किसी भी इक्वेशन के अंदर नहीं आते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिज करना पड़ेगा, इक्वेशंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले इन तीनों को यूज करके हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस a टाइम्स t। तो हमारा a आ जाएगा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हमारे पास में a आ गया तो अब की बार अपन इसको और a को, थर्ड इक्वेशन को यूज करके अपन आराम से निकाल सकते हैं। v स्क्वायर मतलब 400 इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 0 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड टाइम्स s। तो अब हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 100 मीटर। इस तरीके से हम लोग आसानी से ब्रिज कर सकते हैं। तो जहां पर आपको डायरेक्ट कनेक्शन ना मिले वहां पे मल्टीपल इक्वेशंस यूज होंगी, बस आपको ब्रिज करना आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। If a body dropped from the top of a tower covers a distance 7x in the last second of its journey, where x is the distance covered in first second, how much time does it take to reach the ground? तो मैंने बताया था जो फर्स्ट सेकंड होती है, मतलब s फर्स्ट जो होता है वो कितना होता है, g डिवाइडेड बाय 2। s सेकंड जो होता है वो होता है 3g डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसको अपन x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। अगर अपन थर्ड सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा 5g डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 टाइम्स x। और अगर अपन फोर्थ सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा 7g डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7 टाइम्स x। तो हमें कह रखा है कि आखिरी सेकंड के अंदर 7x डिस्टेंस है और शुरुआती सेकंड के अंदर x, तो कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पक्का हमारा टोटल टाइम कितना हो जाना चाहिए, 4 सेकेंड्स हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 18 मीटर हाई एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप्स फ्रॉम द रूफ। तो ऐसा है कि जो फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक है, उसको गिरते गिरते कितना टाइम हो चुका है, 3t। दो ड्रॉप्स के बीच का टाइम कितना है, t है। तो पहली ड्रॉप गिरी, t टाइम बाद में दूसरी गिरी, 2t टाइम बाद में तीसरी गिरी और 3t टाइम में चौथी गिरने वाली है ना। सेकेंड ड्रॉप जो है उसको गिरते गिरते कितना टाइम हो चुका है, 2t। और थर्ड ड्रॉप को गिरते गिरते कितना टाइम हो चुका है, t हो चुका है। और फोर्थ तो अभी जस्ट क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, अभी जस्ट गिरना स्टार्ट हुई है। तो आपकी जो डिस्टेंस होती है ना s, u तो 0 है, तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग s इज इक्वल टू ut तो 0 हो जाएगा, हाफ
जी टाइम्स जितने टाइम तक गिरी है, इसमें 3t² इतने टाइम तक गिर रही है, और ये हमें दे रखा है कितना 18 मीटर, क्योंकि हमारी फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ज़मीन से जाके टकरा चुकी है। तो इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपका हाफ GT², इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 2 आ जाएगी। अब इसके अंदर देखो कनेक्शन, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी हाफ G ट्वाइस ऑफ T का होल स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स हाफ GT², और हाफ GT² की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 टाइम्स 2 दैट इज 8 मीटर। और जो थर्ड ड्रॉप है वो कितनी डिस्टेंस ड्रॉप हो चुकी होगी, हाफ GT² दैट इज 2 मीटर्स। तो हमें ही बताना है कि व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। तो रूफ से हमारी सेकंड ड्रॉप कितनी डिस्टेंस पर है, 8 मीटर पर, और थर्ड ड्रॉप कितनी डिस्टेंस पर है, 2 मीटर पर। 8 and 2, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। A stone falls freely such that the distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 5 seconds, है ना। तो ड्रॉप किया है, तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स की अगर अपन बात करें, फर्स्ट 5 सेकेंड्स की अगर अपन बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगी हाफ G, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दैट इज 25G डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इट रिमेन्ड इन एयर फॉर, तो ये तो हमारी फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर तय करी गई डिस्टेंस। अब ये किसके इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकेंड। तो मान लो T सेकेंड तक ये ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके Tth सेकेंड के अंदर, या N सेकेंड मान लो, है ना, N की फॉर्म में N सेकेंड तक ये ट्रेवल कर रही है, तो nth सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर की जाएगी, U तो हो गया 0, तो हो जाएगी G डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2n-1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको किसके इक्वल दे रखी है, 25G डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल दे रखी है। 2 से 2 चला गया, G से G चला गया, 2n-1 इज इक्वल टू 25, तो 2n हो जाएगा आपका 26, यानी कि n हो जाएगा आपका 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13। तो टोटल कितने टाइम तक आपका पार्टिकल हवा में रहा है, 13 सेकेंड तक। 13 सेकेंड आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। When a ball is thrown vertically up with velocity v0, it reaches a maximum height h। तो हमने देखा था कि जो h max है वो किसके इक्वल हुआ करती थी, u²/2g। तो हमने देखा था h max जो है it is directly proportional to u²। So if one wishes to triple the maximum height, है ना, तो हमारी जो सेकंड वाले केस में हाइट है वो थ्राइस ऑफ h है, पहले वाले केस में कितनी थी h। तो सेकंड वाले केस में जो u डैश का स्क्वायर होगा, फर्स्ट वाले केस में कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, v0, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, u डैश का स्क्वायर हो जाएगा थ्राइस ऑफ v0 का होल स्क्वायर, तो u डैश आ जाएगा आपका √3 टाइम्स v0। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। तो ये जितने भी हमने 20-25 क्वेश्चन अभी जो सॉल्व करे ना बच्चों, इनको करते करते आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आज तक आपको काइनेमेटिक्स इस ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया था। मैंने देखा था मैक्सिमम बच्चे ड्रॉप कर देते हैं अपना इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इतना सिंपल टॉपिक है और इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐसे अजीब अजीब से सवाल करवाए जाते हैं, पता नहीं क्यों, कि बच्चा डर जाता है फिजिक्स से, जबकि ये टॉपिक बहुत आसान है। इसका रियलाइजेशन अब आपको होने लगा होगा। तो आई होप आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।